एक ट्रेड लेते टाइम पे हमें क्या क्या देखना चाहिए। देखा जाए तो इस वीडियो में हम टोटल 9 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो अगर आप एक ट्रेड लेते टाइम पे उस चीज़ का कंफर्मेशन लेते हो तो आपके ट्रेड के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हम ट्रेड में एंट्री लिए, मतलब हमने लैपटॉप ओपन किया या फ़ोन ओपन किया और एक एग्जीक्यूशन किया, डन, एसएल मिला या टारगेट। इस तरीके से सबसे ज़्यादा गलत ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जितना आप ट्रेड में कंफर्मेशन लोगे, जितना आप वेट करोगे और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जब एंट्री लेते हो, तो ये समझो कि उस ट्रेड में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पूरी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि गलतियाँ नहीं होगी, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो ये 9 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्केट का डायरेक्शन भी बताते हैं और किस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है रूनी शर्मा। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूं। सो ट्रेड मार्केट में मैंने जो भी सीखा है वही मैं आपको बताने का यहाँ पे ट्राई करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ट्रेड लेते टाइम पे देखना चाहिए वो होता है क्लोजिंग प्राइस। देखो, क्लोजिंग प्राइस सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट कहाँ पे बंद हुआ या कहाँ पे ओपन हुआ, इससे कहीं ज़्यादा होता है। बहुत सारे ट्रेडर क्लोजिंग प्राइस का कंफर्मेशन लेते हैं और उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आज इंट्रा में किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आपको देखो मार्केट का अगर डायरेक्शन पता चल गया ना, तो ये समझो कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक बात कहती हूँ, लेट्स से मार्केट अगर इधर जा रहा है और आपको पता है कि मार्केट आज कॉल साइड में ही जाएगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एक डिप का वेट करोगे और जैसे ही डिप आएगा आप वहाँ पे बाइंग करना पसंद करोगे। आपको बस क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट इंट्रा में कॉल साइड में जा सकता है, बजाय इसके कि जब यहाँ आएगा आपको एक लगता है कि यहाँ सेलिंग आनी चाहिए, आप सेलिंग में चले जाते हो, ठीक है। सो एक यहाँ पे क्या है ना, कंफर्मेशन नहीं है कि कॉल जाएगा या पुट जाएगा, ठीक है। लेस कंफर्मेशन के साथ हमें लगता है सेलिंग आ जाएगी या बाइंग आ जाएगी। मतलब डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अगेंस्ट देखा जाए तो सेलिंग चल रही होती है और आपको ये कंफर्म है कि आज सेलिंग में आएगी, तो आप बस एक राइज का वेट करते हो, देन अगेन आप सेल करते हो। सो इसमें आपकी हेल्प करता है क्लोजिंग प्राइस, जो आपको मार्केट का डायरेक्शन बताने का ट्राई करता है। मार्केट में दो ही प्लेयर है जो मार्केट को पूरी तरीके से रन कर रहे होते हैं, एक है बायर, एक है सेलर। सो यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो यहाँ से देखो, ये इस दिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, इस जगह पे ये क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट जब इसके ऊपर रहती है, देन पूरे दिन देख रहे हो मार्केट ऊपर ही रहती है। क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर है, मार्केट अपसाइड का ही डायरेक्शन लेती है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करके थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस जगह पे ये चीज़ फेल होती हुई नज़र आई, जैसे बाकी सेटअप फेल होते हैं। क्योंकि जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसमें से ये सिर्फ एक पॉइंट है, बाकी अभी और पॉइंट बाकी है। उनको अटैच कर लोगे तो इसमें और ज़्यादा आप मतलब जितने कन्फर्मेशन होगा, एक कन्फर्मेशन से क्या है ना कि यहाँ ये स्ट्रेटजी फेल होती दिख रही, लेकिन अगर यहाँ मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फर्मेशन ले लूँ तो चांसेस है कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सो पहली चीज़, यहाँ पे देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ओनली ये फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट अप ही गया है। यहाँ पे भी देखा जाए क्लोजिंग प्राइस है, फर्स्ट हाफ में मार्केट अप गया, उसके बाद मार्केट डाउन आया है। यहाँ पे भी देखोगे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट उसके बाद डाउन ही, मतलब गैप डाउन हुआ और डाउन ही आया। सो क्लोजिंग प्राइस मार्केट का बहुत ज़्यादा डायरेक्शन फिक्स करता है। बहुत सारे ट्रेडर ये देखते हैं कि मार्केट किस जगह पे ओपन हुई है, कहाँ पे है, उसके अनुसार वो अपना ट्रेड बनाने का कोशिश करते हैं। पहला कंफर्मेशन ये हो गया। दूसरा होता है फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन जब आप लेते हो, दूसरी चीज़ होती है फर्स्ट कैंडल। जब हम फर्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेते हैं तो आपके पास समझो कि दो कंफर्मेशन हो जाता है। पहला कि क्लोजिंग प्राइस के मार्केट कहाँ ओपन हुई है, ये कहाँ ट्रेड कर रही है। दूसरा जो फर्स्ट कैंडल है उस इंट्राडे का, उसके मार्केट ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, वो भी डायरेक्शन डिसाइड करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ सिंपली, तो ये हो गई इस दिन का फर्स्ट कैंडल, ठीक है, विच इज़ ओके। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, देन फर्स्ट कैंडल से मार्केट देखा जाए तो अपसाइड की तरफ ही है, सो मार्केट ऊपर ही गई। तो यहाँ आपने दो कंफर्मेशन, पहला क्लोजिंग प्राइस का कंफर्मेशन, दूसरा फर्स्ट कैंडल के हाई
अगर ब्रेकआउट है तो ऊपर के साइड में आप उसका डायरेक्शन का पता लगाते हो। सो फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट है एंड देन क्लोजिंग के भी ऊपर है तो मार्केट अप साइड में ही गई। उसके बाद देखो यहाँ पे भी मैं आपको मार्क कर करके बता देती हूँ, उससे एक आइडिया सा लग जाता है कि किस रेशियो में कोई भी चीज़ काम करती है। यहाँ पे भी देखो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन फर्स्ट कैंडल के ऊपर है, देन मार्केट इंट्रा में अपसाइड ही गई है। तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को लेकर चला जाए, मार्केट क्लोजिंग के तो ऊपर है लेकिन जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे उससे मार्केट टकरा के डाउन गिर रही है। देन सो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट क्लोजिंग के तो ऊपर है लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। सो अगर इस दो कंफर्मेशन को यहाँ पे लिया जाए तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल लेने से रुकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब बायर हैं लेकिन स्ट्रेंथ कम है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सो इंट्रा में हो सकता है मार्केट कॉल नहीं जाए। सो फर्स्ट कैंडल आपको इस तरीके से रोकती है। और एक चीज़ और देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा मोमेंटम होता है ना, जैसे 500 का हो गया तो मार्केट क्या करता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो इस दिन का हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो इस दिन भी क्या है, मार्केट क्लोजिंग के ऊपर है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर है, मार्केट ऊपर ही गई है इंट्रा में। इससे डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर मुझे पता चल जाए इंट्रा का, डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर ज़्यादातर टाइम पे रही है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाई है, वापस घूम के इसी के अंदर आ गई है। ठीक है, सो फर्स्ट कैंडल इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ऐसा नहीं कि इस मार्केट सब मार्केट में काम करता है, यहाँ डाउन है, डाउन में भी फर्स्ट को मार्क करो। सो आप देखो दो दो कन्फर्मेशन ले रहे हो तो आप कम गलत हो गए, इतना समझ लो, जितना आपके पास कन्फर्मेशन होगा उतना कम आप गलत हो गए अपने ट्रेड में। क्लोजिंग प्राइस है और ये फर्स्ट कैंडल है, देन फर्स्ट कैंडल का कन्फर्मेशन हम लेते हैं तो इसके हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इवन देखा जाए तो टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस मार्केट डाउन ही गई। सो ये तरीका होता है। प्रीवियस डे देखो मार्केट ने क्या कर दिया नहीं कर दिया वो इतना काम नहीं करता, आगे क्या होने वाला है अगर हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तीसरी चीज़ देखो, मान लिया हमने क्लोजिंग का कंफर्मेशन ले लिया और हमने ये भी कंफर्मेशन ले लिया फर्स्ट कैंडल का, लेकिन उसके बाद थर्ड चीज़ आती है सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर बिग टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन है और उसको हम अवॉइड करें तो भी काम नहीं चलेगा। सो उसका कंफर्मेशन भी आपको लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये आवरली टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम मेरा कहने का सेंस है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, 1 घंटे से ऊपर टाइम फ्रेम लो ज़्यादा अच्छा है। 5-10 मिनट एंट्री के लिए यूज़ होता है, ना कि आपको वहाँ पे मतलब ट्रेड का कंफर्मेशन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो अगर इस डिमांड जोन को देखेंगे, यहाँ से एक बार बायर एक्टिव हुआ है, एक मोमेंटम किया, वापस जब घूम के मार्केट यहाँ आएगी इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। और ये ऐसा वैसा डिमांड जोन नहीं है। एक डिमांड जोन होता है कि वहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत मूव की है, एक डिमांड जोन होता है जहाँ से अच्छा मूव आया। अगर एग्जैक्टली इसको मोमेंटम को देखा जाए तो 563 मोर देन 500 का मूव है। सो ऐसे डिमांड जोन को, मतलब जिसमें निफ्टी अगर 500 का है यानी मार्केट 2.5% लगभग चढ़ रही है, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिग मूव है, 50-100 पॉइंट का मूव नहीं है। ठीक है, 500 का मोमेंटम निफ्टी के लिए अच्छा खासा मोमेंटम कहलाता है। सो इसीलिए इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ऐसे मूव में इस जगह पे जो भी मिस की है, दोबारा जब आएगा तो मार्केट कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही चीज़ है, उसी जगह पे यहाँ पे एक डिमांड जोन को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बात को समझो, ये डिमांड जोन था, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस जोन को, मार्केट इस जोन पे आई है तो इट्स अ डिमांड जोन। सो बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे और इसका रिजल्ट आपको अपसाइड के मूव में मिला। अब आपने प्रीवियसली जो 2 कन्फर्मेशन लिए थे उसके साथ अगर ये चीज़ अटैच न करोगे तो इस दिन लॉस होगा। क्लोजिंग के नीचे है, फर्स्ट कैंडल के नीचे है, लेकिन ये एक डिमांड जोन के पास आ गया, इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। इसी कारण से यहाँ से एक अप मूव आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसलिए इस चीज़ को भी आपको लेके चलना चाहिए, अवॉइड
नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फॉलो करना चाहिए भाई, कैपिटल आप अच्छे से अच्छा स्ट्रैटेजी यूज़ करो, लेकिन आपका कैपिटल अगर फ्लोट कर रहा है या फ्लैक्चुएट कर रहे हो, उसको कम ज़्यादा करे जा रहे हो, तो वो भी आपके लिए काम नहीं करता। लेट्स से बताती हूँ, हमारा कैपिटल कैसे डिसाइड होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ना कि रिवॉर्ड कितना आप बना सकते हो। उससे डिसाइड करने जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा जो काम नहीं करेगा। जैसे अगर इसको मैं पैसे में समझाऊँ, मान लिया आप एक दिन का 2000 रिस्क ले सकते हो और आप अपने ट्रेड पे 10% कैसे लगाते हो, तो आप ना 20,000 से ज़्यादा ट्रेड मत करो। जब आप ये देखो ना कि एक दिन में आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके अनुसार आपका कैपिटल यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे समझूँ, तो मान लिया कभी कभी हमें ये लगता है कि 20,000 पे या ट्रेड करेंगे तो 2 या 4,000 ही हमारे हाथ आएगा, तो क्यों ना हम इसको बढ़ा दें। अगर हम इसको बढ़ा के 2 लाख कर देते हैं या 50,000 कर देते हैं, 80,000 कर देते हैं, 1 लाख कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं ना। सो मान लिया 2 लाख कर देते हो, तो 2 लाख में आप 20,000 कमाने का तो सोच रहे हो, लेकिन आपका लॉसेज भी तो, रिस्क भी तो बढ़ गया ना। उसके लिए क्या करोगे, इस कारण से भी आप लॉसेस करते हो। कैसे, देखो लेट्स से आपका ये एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है, एंड दिस वन इज योर एसएल पॉइंट। अगर 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 का एसएल अकॉर्डिंग टू 10%, एंड अगर 2 लाख के हिसाब से देखा जाए तो ये 20,000 का एसएल हो गया। अब ऐसे में देखो, आप सिर्फ टारगेट हम सोचते हैं, एसएल का सोचा करो। मान लिया मार्केट यहाँ आती है, यहाँ आई, अगर आप 2,000 में हो, 1,000 का लॉस दिखा रहा है, झेल लोगे, इधर आएगा तो आप एग्जिट करोगे टाइमली, मतलब डर इतना रहेगा नहीं। लेकिन अगर 10,000 यहाँ मान लिया आप 2 लाख लगाए हो, इधर आया 10,000 का लॉस दिख रहा है, तो आप डर के मारे एग्जिट हो जाओगे कि एक दिन का 10,000 लॉस मेरे लिए बहुत ज़्यादा। एग्जिट करोगे, मार्केट यहाँ चल जाएगी, आपका ऐसे जगह यहाँ था, लेकिन आप डर के मारे बस कैपिटल फ्लैक्चुएशन की वजह से या ओवर साइज आपने बढ़ा दिया अपना, उसकी वजह से आप यहाँ पे डर के एग्जिट हो गए और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या इस लॉस में स्ट्रैटेजी की गलती है या आपके कैपिटल साइज की गलती है, जो आप बस ग्रीड के चक्कर में बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से भी आपको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा भी मत करो, ये भी आपके ट्रेड को गड़बड़ करता है। तीसरी चीज़, एक बात समझो, जैसे हर गाड़ी में ना एक स्पीड लिमिट होती है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स एक स्पीड होती है कि उतना गाड़ी चल सकती है। मार्केट में भी जानते हो, एक फॉर्मूला आप जानते हो, सब जानते हो बेसिक, कि मार्केट जब गिरावट करती है तो ऐसे गिरती हुई नहीं जाती कि मार्केट एकदम एक ही दिन में निफ्टी 5,000 गिर गई, ऐसा नहीं होता ना, एक लेवल होता है, ठीक है। सो मार्केट जब ऐसे गिरती है ना तो एक रिट्रेसमेंट लेती है। क्यों लेती है, ये मार्केट का सिंपल प्रोसीजर है, ऐसे मूव करती है ना मार्केट। हम ये बेसिक जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते ऑन टाइम पे। कैसे, समझाती हूँ। लेट्स से निफ्टी अगर 1,000, 1,100 या 700, 800 अगर गिर गई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। सिमिलर चीज़ अगर मैं इसके अगेंस्ट समझूँ कि निफ्टी अगर इतना चढ़ गई है, 700, 800 अगर ऐसे चढ़ गई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी, या कभी कभी 1,000, 1,100, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि मार्केट 700 ही चढ़ेगी, कभी 200-400 ऊपर नीचे मार्केट कर सकती है। तो कहने का ये बस इतना मतलब है कि अगर एक अच्छी बाइंग आ रखी है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, ये मार्केट का थंब रूल है, ऐसा होता ही हो। एक अच्छी सेलिंग आती है तो एक रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद भले सेलिंग आ जाए। सो बढ़ते हुए मार्केट में छूट गया तो छोड़ दो, ठीक है, कहीं भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। और गिरते हुए मार्केट में अगर दिख रहा है कि बहुत अच्छी गिरावट आ चुकी है तो तुरंत फिर और ज़्यादा सेलिंग का मत सोचो, बिकॉज जो लोग सेल कर दिए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे यहीं पे अगर देखोगे तो एक डायरेक्शन मार्केट तय करती है, जिसमें अगर मैं ये देखूं तो मार्केट 700 का मूव कर दी, उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगर आप इस व्यू को रखोगे तो आप इस सेल को मिस कर दोगे, ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ, मान लिया किसी इस व्यू में नहीं कमाया बट इस सेल में कमा दिया, ठीक है। हर ट्रेंड को कोई नहीं पकड़ सकता भाई, लेकिन आपके हाथ में जो आ रहा है वो आपको पकड़ना चाहिए। और एक व्यू यहाँ पे सबका बाइंग का व्यू बना के मार्केट सेलिंग में गिर जाती है, ऐसे में क्या करोगे। ऐसा नहीं होता कि होता है, मार्केट है, ऐसा तो मार्केट करती ही करती है। सो मार्केट में क्या हो गया प्रीवियसली, उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती है। आगे क्या चार्ट बन रहा है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर पड़ रहे हो, भीड़ क्या सोच रही है, आप उससे अलग क्या सोच पा रहे हो, वो आपको पैसा बना के देती है, इतना समझ लो। क्योंकि भीड़ जहाँ होती है वहाँ एक ही चीज़ होती है, एसएल हंटिंग, ठीक है। सो मार्केट आप देखोगे कि 700 चढ़ी है, 700 गिरी है, अगर कभी कभी 700 ना सही 300, 350 गिरती है, ठीक है। सो एक रिट्रेसमेंट तो आना ही आना है, आना ही आना है।
इसीलिए जब एक बहुत बाइंग चल रही हो तो या तो रिजेक्शन के बाद बाइंग करो, या तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है इस सेलिंग में कमाने का सोचो। लेकिन एक बहुत अच्छा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मत ट्रेड करो। एक बहुत अच्छी बाइंग के बाद तुरंत बहुत अच्छी बाइंग नहीं आती, थोड़ा सा मार्केट रेस्ट करती है। अगर मान लिया उसको ऊपर भी जाना है तो या तो यहाँ रिट्रेसमेंट लेगी या तगड़ी वॉलेटिलिटी करेगी फिर निकलेगी, ऐसा करती है मार्केट। सो जकदम तुरंत बाइंग के बाद तुरंत बाइंग में नहीं जाना चाहिए। आप अपने सेटअप के अनुसार रिस्क लेके बाइंग के बाद हो सकता है कि रिट्रेसमेंट सेलिंग में आपको मिल जाए, सेलिंग के बाद हो सकता है बाइंग के रिट्रेसमेंट में आप कमा लो, ठीक है। और नहीं कमा रहे हो तो गलत ट्रेड में एंटर करने से अच्छा कि आप मत कमाओ, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। दैट्स द थिंग। सो मार्केट में ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि जहाँ मान लिया इधर मैं बाइंग अगर करने का प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मार्केट एक हाइट पे है और मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ड्यूरिंग ट्रेड आने चाहिए। उसके बाद आता है परफेक्ट एसएल। देखो एक बात बताती हूँ, लेट से ये वापस ये एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है एंड दिस वन इज एसएल पॉइंट, ठीक है। अब इस बात को समझो, यहाँ एंट्री लिया एसएल छोटा है, यहाँ एंट्री लिया टारगेट इतना सा है और एसएल इतना बड़ा है। एक ही ट्रेड है, गलत एंट्री या लेट एंट्री आपके टारगेट को छोटा करती है, एसएल को बड़ा करती है। ये भी चीज़ ट्रेड में नहीं चलता है, कैसे बताती हूँ, और आपके एसएल का कारण बनता है। हड़बड़ी की वजह से जानते हो हम लोग ज़्यादा लॉसेस करते हैं, ना कि इस वजह से कि हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बिकॉज मार्केट में जिसने थोड़ा टाइम गुजार लिया या कुछ साल निकाल लिए उसको मार्केट का समझ तो आने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक बात बताओ, ये मार्केट बढ़ रही है, क्या इस जोन में किसी ने एंट्री नहीं लिया होगा? पक्का लिया होगा। अब यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट रूल, मार्केट एक मूव के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देन मूव बेसिक। अब इस जगह पे अगर कोई एंट्री प्लान करे तो पहले तो वो एसएल कहाँ रखेगा, और वापस मार्केट एसएल लेके फिर से इधर गई। अब यहाँ पे ये जो लॉस होता है इसका कारण मार्केट है, ये सामने वाला खुद है। और वहीं पे दूसरा ट्रेडर ये देखता है कि ये एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया। अब मैं यहाँ एंट्री प्लान करूँ, छोटा सा एसएल रखूँ और इधर इसी जोन तक का टारगेट रखूँ। तो इस ट्रेड में एक ने सेम में थोड़ा सा वेट करके सही एंट्री बना कमाया और गवाया। मार्केट एक ही है, मार्केट एक ही है, दो ट्रेडर के ये रिजल्ट है। अब इसमें ना स्ट्रैटेजी की गलती है ना मतलब मार्केट की गलती है, इसमें सामने वाला हड़बड़ी में ट्रेड लिया है उसकी गलती होती है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ट्रेड में प्लान करना चाहिए। लेट से मैं अगर यहाँ तक इधर अगर एंट्री ले भी रही हूँ और मान लिया मेरा छोटा एसएल बन रहा है तो उससे थोड़ा बड़ा टारगेट है, भले ही स्कैल्पिंग है लेकिन इसका टारगेट एसएल से बड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे अलग अलग मूव में अलग अलग हो सकता है बट टारगेट एसएल से बड़ा है तो ये समझो कि आपके लिए वो काम करेगा, करता है, इतना समझ लो। जैसे इसी मार्केट में देखोगे अगर यहाँ एंट्री बनाई है और ये एसएल गया है तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, बिकॉज यहाँ से जो ले रहा है या यहाँ जिसने लिया वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। मार्केट में रिट्रेसमेंट, बस ये मार्केट ने वही किया है, रिट्रेसमेंट लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और वहीं एक ट्रेडर ये प्लान करता है या तो इधर एंट्री या तो इधर एंट्री करके इधर एसएल प्लान करके अपना टारगेट डिसाइड करता है, तो सेम मार्केट होगा, एक पैसा कमाएगा दूसरा लॉस करेगा। इसका कारण सिर्फ रॉन्ग एंट्री और जल्दीबाजी की एंट्री है और बेसिक चीज़ों को अवॉइड करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और फिर भी एक चीज़ ध्यान रखो, मान लिया मैंने बहुत सही एंट्री कर ली और टारगेट डिसाइड कर लिया और एसएल डिसाइड कर लिया और फिर भी मार्केट मेरा एसएल लेके जा रहा है, होता है ना ऐसा, तो वहाँ ये नहीं सोचना कि मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लिया, अब मार्केट में मेरा सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई ये जॉब नहीं है जिसमें आपने 8-10 घंटा काम किया तो कुछ सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों चलते रहते हैं और ये जॉब की तरह काम भी नहीं करता। सो उस दिन सिंपल आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, आप उस दिन ट्रेड को बंद कर दो, मार्केट छोड़ दो, क्योंकि उस दिन मार्केट कुछ भी करेगी। हो सकता है अगला डिसीजन आप इमोशनली लें, इस एसएल को आपके दिमाग में चढ़ने में टाइम नहीं लगता और ये चढ़ गया ना तो आपसे उल्टे ट्रेड लेवाएगा कि इसको रिकवर करना है। सो ऐसे में आप लॉसेस को और बढ़ाते हो। सो ज़्यादा बेहतर आपके लिए, सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है
कि लैपटॉप को बंद कर दो और उस दिन मार्केट को छोड़ दो, वो दिन आपके लिए नहीं होता है। एक और होता है, जैसे डे का ये जो कैंडल होता है, ये जो डे के कैंडल की जो बाउंड्रीज होती है, ये लिक्विडिटी की बाउंड्री होती है। इस रूल को भी ध्यान रखना। अगर किसी दिन मार्केट इसके बीच में घूम रही है, ना लो को तोड़ रही है ना हाई को तोड़ रही है, तो मार्केट ज़्यादातर 90% टाइम पे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी और कुछ नहीं करेगी। वॉलेटाइल मार्केट बाहर के लिए कहीं से होता भी नहीं है। सो ऐसे डेज में सबसे ज़्यादा बेहतर डिसीजन आपके लिए होता है मार्केट को अवॉइड करना। उससे अच्छा बेहतर डिसीजन हो नहीं सकता। ऐसे डेज में मार्केट को छोड़ दो, दूर रहो, वह आपके लिए ज़्यादा काम करता है। और यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे मैं कहीं भी देख सकते हो, किसी भी चार्ट में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये इस दिन का ये प्रीवियस डे का हाई है और ये लो है, मार्केट बीच में है, कहीं नहीं गई। इस मार्केट में किसी ने कितना बनाया होगा आपको बेहतर पता है, ठीक है। सो अगर हाई और लो ही नहीं तोड़ रही, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा ना बायर इंटरेस्टेड है इस मार्केट में, ना सेलर इंटरेस्टेड है। सो मार्केट आपका मतलब ये ज़्यादातर टाइम पे आपका कुछ देती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर रही है। सो हम यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को लेंगे या फर्स्ट कैंडल को लेंगे, इस बात को भी समझो। यहीं पे देखो, मार्केट जो गैप डाउन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गैप डाउन है, कभी कभी दूसरों की इज्जत करने की वजह से भी मार्केट गैप डाउन होता है। मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट फॉरेन नेगेटिव है, अपना मार्केट नेगेटिव खुल जाएगा। लेकिन इंट्रा में अब उसमें बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है, ये डिसाइड करता है प्राइस, ठीक है। सो फर्स्ट कैंडल जो होती है, अगर उसके हाई का ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, देन ये समझने का ट्राई करो कि मार्केट उस दिन जो है, भले ही किसी कारण से मार्केट गैप डाउन खुल गई, लेकिन अब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको हम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंट्रा का जो चार्ट होता है ना, गैप अप और गैप डाउन से ज़्यादा सुप्रीम होता है, क्योंकि कई बार देखोगे कि अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद भी इंट्रा में ये जो मूव मिला है, पहली बार नहीं मिला, बहुत बार होता है। सो देखा जाए तो इन पॉइंट्स को अगर अपने ट्रेड में ऐड करते हो तो आपके लिए बेहतर होता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।